वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको महामंदी 1929 की महामंदी क्या होती है उसके बारे में बताया था। आपको समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में आपको समझाया है। उसमें अंतर कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें बताया है। आंसर कैसे लिखा जाता है अच्छे से अच्छा, वो भी आपको बताया है। तो आप अब ये उसके आगे की क्लास है, ठीक है। तो पूंजीवादी देश, ये मैंने ग्लॉसरी में आपको समझाया था कि पूंजीवादी देश किसे कहते हैं, ठीक। तो पूंजीवादी देश, इसमें आपको ये भी, पूंजीवादी देश का मतलब होता है जिसमें कि वह देश जहाँ की देश में उत्पादन जो है वो पूंजीवादियों पे निर्भर रहता है। पूंजीवादी उद्यमियों मतलब कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उन पे देश के जो उत्पादन है, जो बाज़ार है, वो उन पे डिपेंड हो, ठीक। तो वो पूंजीवादी देश कहलाते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री कहलाते हैं, ओके। फिर आपके उद्यमी, उद्यमी किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ग्लॉसरी में, इसलिए यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उद्यमी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े निर्णयों को लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आर्थिक निर्णयों को लेने की जिनमें क्षमता होती है, जिनमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। जो बड़े निर्णय लेगा वो तो जोखिम भी वहन कर सकता है ना। तो जिनमें बड़े निर्णय के लेने और उनको जोखिम को वहन करने की जिनमें क्षमता होती है, बड़े बड़े उद्यम, बड़े बड़े उद्योग लगाने की जिनमें क्षमता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। और उद्यम होते हैं तो जो उद्यम है, आपका जो उद्यम इकाइयाँ हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं, वो किन पे डिपेंड होती हैं। उत्पादन के मुख्य साधन क्या होते हैं, तो उत्पादन के 3 साधन प्रमुख, 4 साधन होते हैं, 3 प्रमुख है और चौथा आपके उद्यमी हो गया, ठीक। तो 3 प्रमुख साधन क्या, पहला प्राकृतिक संसाधन। उत्पादन के साधन का मतलब होता है जो उत्पादन में सहायक हो, वो उत्पादन का साधन कहलाता है, ठीक है। तो उत्पादन में सहायक मतलब जो उत्पादन करने में सहायक हो, जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब कि आपके, जैसे कि आपकी भूमि हो गई, प्राकृतिक संसाधन, जल हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गई, वायु, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति फ्री में, मुफ्त में हमें प्रोवाइड कराती है, वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। जैसे आपके पर्वत, पहाड़, आपके क्या हो गए, मिनरल्स मीन्स खनिज, ठीक है। तो आपकी ये सब क्या है, खनिज कहाँ से मिलता है आपको, जब ज़मीन से, माइंस से, खदानों से मिलता है, खोद कर निकालते हैं, तो ये हमें प्रकृति देती है ना। जैसे कि आपका लोहा हो गया, हमको प्राकृतिक रूप से कच्चा लोहा मिलता है, प्रकृति देती है, फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं और बड़ी बड़े हर चीज़ बनाते हैं लोहे की, ठीक है। तो ये सारे संसाधन जो हमें प्रकृति प्रोवाइड कराती है। तो पहला उत्पादन का साधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी इंडस्ट्री आपने लगाई है, ठीक है, मान लीजिए आप लोहा का बना रहे हैं, लोहे की इंडस्ट्री लगाए, तो लोहा आपका प्राकृतिक संसाधन है ना। आपने किसकी, स्टील की इंडस्ट्री लगाई, स्टील की इंडस्ट्री में आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोहा आपका प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति आपको देती है ना, खदानों से मिलता है, तो आपका वहाँ गया, ठीक। फिर पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। तो ये तो पहला उत्पादन का साधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जो उत्पादन में सहायक है, रॉ मटेरियल, जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है। जैसे गेहूँ, सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, गेहूँ, ये भी तो प्राकृतिक संसाधन ही है ना, पौधों से मिल रहा है। अब ये गेहूँ है, अब हमको आटा बनाना है तो गेहूँ से ही तो बनेगा, यदि गेहूँ ही नहीं होगा तो आटा कैसे बनेगा, ओके। तो पहला प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। तो उत्पादन का पहला साधन प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका संसाधन क्या है, श्रम। श्रम मतलब कि आप क्या है, अब जो वर्कर होते हैं, ठीक है, मानो ही यदि नहीं होगा, वर्कर ही क्यों, मालिक ही हो गया। अब मालिक ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी। तो जो सोच रहा है, कुछ वर्कर जो होते हैं, वर्कर सब वर्कर की ही श्रेणी में आते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट में हो, चाहे वो कितनी छोटी पोस्ट में, सभी लोग वर्कर ही है। कुछ लोग दिमागी रूप से सोचते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से कार्य करते हैं,
तो जो शारीरिक रूप से काम करते हैं वो उनकी अलग श्रेणी है, जो दिमागी रूप से काम सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, तो अलग श्रेणी हो जाती है। तो सब वर्कर की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो श्रम वही ना करेंगे, वो यदि मानव ही नहीं होगा तो कैसे कोई इंडस्ट्री डलेगी, कैसे उत्पादन हो पाएगा। वर्कर नहीं होंगे, वर्कर कोई नहीं होगा, ना उद्यम डालने वाला होगा, ना उद्यम को चलाने वाला होगा, ना मशीन चलाने वाला होगा, ना खदान खोदने वाला होगा। तो हर जगह तो हमें श्रम की ज़रूरत है ना। बिना श्रम के क्या आप उत्पादन की इकाई डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते। यदि आप किसान है, किसान ही नहीं होगा तो गेहूँ कौन उगाएगा? तो वहाँ भी किसान क्या है, वर्कर ही हुआ ना, श्रम तो उसका भी लग रहा है ना। वो जाता है, दिन रात खेतों पे काम करता है, तब तो उत्पादन हो रहा है, गेहूँ उत्पादित हो रहा है। बिना श्रम के क्या उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो दूसरा आपका उत्पादन का कारक क्या है? श्रम हो गया। तीसरा क्या हो गई? पूंजी, ठीक। पूंजी ही नहीं होगी तो उत्पादन कैसे डलेगा? पूंजी मतलब कि वह स्थायी संपत्ति जिसका उपयोग हम किसी आवश्यक वस्तु के, आवश्यक उत्पादन की इंडस्ट्री या बड़े काम के लिए ही करते हैं, वो पूंजी कहलाती। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, पूंजी जो जल्दी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी तुरंत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होती है, जो बड़े निवेश के लिए होती है। जैसे मैंने आपको समझाया भी था अपने लास्ट लेक्चर में कि पूंजी किसे कहते हैं। जैसे कि आपको अभी कपड़ा ख़रीदना है, कहीं पार्टी वेयर सूट लेना है, तो क्या पार्टी वेयर सूट के लिए आप ज़मीन बेच देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ज़मीन तभी आप बेचेंगे जब आपको कोई बहुत बड़ा काम शुरू करना हो। तो ज़मीन आपकी पूंजी है, ठीक है। लैंड आपकी पूंजी है और उसका उपयोग, आप लैंड का उपयोग तभी करेंगे जब आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो। छोटी सी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो उसे हम पूंजी कहते हैं, ठीक। तो हमें कोई भी उत्पादन, कोई भी इंडस्ट्री डालना है, कुछ भी, कोई भी उत्पादन करना है, जैसे किसान ही है, खेत में उत्पादन कर रहा है, तो उसे भी पूंजी की आवश्यकता होती है। वो पैसे इन्वेस्ट करता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं खेती में भी, ठीक। तो वहाँ भी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या कारक है? पूंजी। उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं? उत्पादन के साधन क्या हैं? तो श्रम, पूंजी, ओके, भूमि, और आपका क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन, ठीक। तो प्राकृतिक संसाधन में आपकी भूमि भी आ जाएगी, और उद्यमी जो कि निर्णय लेता है वो भी उत्पादन के साधन में ही आएगा, ठीक। तो ये होते हैं उत्पादन के साधन। और निवेश व्यय क्या होता है? निवेश व्यय मतलब इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, किसी में निवेश करना, निवेश, किसी में निवेश कर देना, पैसे इन्वेस्ट करना। तो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसान है, वो सोचता है कि पिछले साल मेरे 2 कुंटल गेहूँ हुआ था, इस साल मैं 4 कुंटल गेहूँ का उत्पादन उसी खेत में करना चाहता हूँ। तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अच्छा पानी देने की कोशिश करेगा, ठीक है, सिंचाई करने की कोशिश करेगा, अच्छे बीज डालेगा और खाद अच्छी डालेगा, ठीक है, प्रॉपर उसकी केयर करेगा, अच्छे से उसकी जुताई करवाएगा। तो ये देखिए, निवेश किया ना उसने, कई सारे उसने इन्वेस्ट किया, तब उसको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, ठीक है। तो निवेश व्यय मतलब कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्री में उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेगा, श्रमिक अच्छे रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाएगा, ज़्यादा अच्छी से अच्छी मशीन लाएगा, और अच्छा कुछ चेंज करेगा कि उसका प्रोडक्शन जो है अच्छा हो और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं निवेश व्यय करना। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा किस प्रकार से, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसे आप किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? तो वो 3 मुख्य उसके लक्षण होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं,
तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 3 प्रमुख उसकी विशेषता होती। पहला आप क्या है कि निजी स्वामित्व होता, उत्पादन के जो साधन होते हैं उन्हें निजी स्वामित्व होता है, मतलब किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी निजी व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब अधिकार। जैसे कि एक किसान हो गया, तो जो उसका खेत है तो वो उसमें उत्पादन कर रहा है, तो क्या उस खेत पे किसी और का अधिकार होगा? नहीं होगा। केवल उस किसान का ही उस खेत पे अधिकार है। वो उसमें उत्पादन करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, जितना करना चाहे उतना करे। तो जिसमें निजी स्वामित्व हो, निजी अधिकार हो, निजी स्वामित्व हो उत्पादन के साधनों पे। कोई इंडस्ट्री डली है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जिसने उसको डाला होगा, उसका अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं होगा। ठीक, तो ये होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पर। दूसरा क्या है, जो निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि खुद का हित नहीं होता है, वो सबका हित देख के उत्पादन नहीं करता। उसको क्या करना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कि जो उसका प्रोडक्ट बना है उसे वो बेचने के लिए ही उसको बनाया, उसको खुद को यूज करने के लिए नहीं बनाया है। ठीक, जैसे कि अभी हमारा भारत है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो यहाँ जो उत्पादन, जैसे कि किसान है तो वो उत्पादित करते हैं, तो वो पहले अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। बाद में जो बचता है, शेष बचता है, उसे वो मार्केट में ले जाके बेचते हैं। उसके पहले नहीं, पहले वो घर के लिए निकाल लेते हैं कि साल भर के खाने के लिए कितना होगा, हमारे पूरे परिवार के हिसाब से कितना हमको अभी खर्च के लिए चाहिए, क्या कैसे चाहिए। उसके बाद यदि उनका बचा तो मार्केट में जाते, नहीं तो नहीं जाते। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, तो वहाँ जैसे ये फार्मिंग होती है, वहाँ के जो किसान वगैरह होते हैं, तो वहाँ बहुत बड़े स्तर पे फार्मिंग होती है। और वो लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ बेचने के लिए करते हैं। वो अपने देश के, अपने परिवार के खाने के लिए बस नहीं करते। वो उनका ज़्यादा फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे बेचें। खाने के लिए हम खरीद के भी खा लेंगे, लेकिन हमें उत्पादन जो करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पे फोकस करते हैं। हमें ऐसा उत्पादन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे बेच सकें। वहाँ जो उत्पादन की इकाइयाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फोकस करती हैं कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट पे जिसकी डिमांड हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मार्केट में बिक सके, तो वो उसी पे फोकस करती हैं। ठीक है, तो दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है कि वो बेचने, निर्गत जो आउटपुट है, जो बना है प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, और तीसरी उसकी विशेषता क्या होती है कि जो श्रमिक होते हैं, जो सेवाओं का क्रय और विक्रय करते हैं, तो वो उनकी एक निश्चित कीमत होती है जिसको हम की मज़दूरी की दर कहते हैं। तो वो भी कौन डिसाइड, किसके ऊपर निर्भर होती है? जो निजी जो मालिक होता है उसी पे मज़दूरी की दर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जो पूंजीवादी, जो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पे, पूंजीवादियों पे मज़दूरी की दर निर्भर करती है। ठीक है, मज़दूरी की दर क्या होती है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो क्रय विक्रय जिस दर पे किया जाता है। ठीक, अब फिर हो गया ये आपका और आपके उदाहरण आपको देना है, एग्जाम्पल भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पूंजीवादी देश कौन, उसमें आपका भारत भी ऑप्शन में होता है, तो भारत पूंजीवादी देश नहीं, कौन है? जैसे उत्तरी अमेरिका हो गए, यूरोप हो गए और एशिया के कुछ देश हैं। ठीक है, जो कि पूंजीवादी देश में आते हैं। ओके, अब फर्म में क्या होता है, उत्पादन की जो इकाइयाँ होती हैं उनको फर्म बोलते हैं। और पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन, उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। ठीक है, अपनी आय का सृजन। अब ये जो पूंजीवादी देश हैं वो अपनी आय कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट किसके लिए बनाया? बाज़ार में बेचने के लिए ना बनाया है। तो जो प्रोडक्ट बनाया है उससे जो उनको आय मिलती है बाज़ार में बेचकर, उसी से वो अपनी आय का सृजन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर निर्यात किसे कहते हैं? जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु
को विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उन्हें निर्यात कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में मान लीजिए मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे केरल वगैरह हो गए, तो हम मसालों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर वगैरह में जैसे फल, सेब वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। काजू बादाम, ऐसे सारे प्रोडक्ट जिनको कि हम दूसरे देशों पे बेचते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। और जब दूसरे देशों से हम खरीदते हैं, जैसे कि पेट्रोल को हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, तो उसे क्या बोलते हैं, आयात। तो जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु मतलब जिसका उत्पादन हमारे देश में ही होता हो, उनको हम किसी दूसरे देश में भेजते हैं, या उत्पादन मतलब कि जो किसी तरीके से भी उत्पादित किया जाता है, चाहे वो खेतों में उत्पादित किया जा रहा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री से बन रहा हो, जैसे कार वगैरह है, हमारे यहाँ से कार वगैरह भी तो दूसरे देशों पे जाती हैं, बेची जाती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ, कार वगैरह दूसरे देशों पे बेचते हैं, तो वो भी तो निर्यात ही हुआ। तो चाहे उत्पादन कहीं भी होता हो, जब हम अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। और जब हम किसी दूसरे देश का वस्तु अपने देश में खरीदते हैं, अपने देश के लिए खरीदते हैं, तो हम उसे आयात बोलते हैं। चलिए, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ देखिए आपके सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपके करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको बस इस सभी का आंसर बहुत अच्छे से लिख लेना है, और इसमें से आपका ये आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। किसी भी मतलब तिमाही छमाही कभी भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा, और ये बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं। फिर आपकी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका महामंदी, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्रमुख क्षेत्र तो हमने बताया था, ये 2 नंबर में आ सकता है। रोजगार वगैरह ये जो मैंने बताया था वही है, ठीक है। बेरोजगारी हो गई, दर हो गई, ये सब। तो ये इसका आंसर, ये समष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है। मैं आपको समझाते टाइम बता दिया था, तो आप जस्ट मिनट, ये हैं, ठीक है। ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रवाहों का अध्ययन करना, ठीक। तो ये उसका आंसर है। तो ये 2 नंबर में हो सकता है, पर वो जो आपके 3 है वो बड़े नंबर में आने के चांसेस है, तो आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी अगली क्लास में होगा। थैंक यू।